गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल मैंने बताया था आपको अपने पिछले वीडियो में क्लास 11 के, जिसमें मैं बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है। आज बताऊंगा उसके नेचर्स क्या हैं और आज मैं बताऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स, यूटिलिटी और लिमिटेशंस क्या होंगी। तो सबसे पहले बात करूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट में आते हैं। उनको मैं एक करके आपको डिस्कस बताऊंगा बुक से और फिर उसको मैं डिस्कस करूंगा। पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए और उसको प्रिपेयर करने और प्रेजेंट करने में यूनिफॉर्मिटी हो ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे कंट्री में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनकी अपनी अकाउंट बनाने की प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सभी में एक यूनिफॉर्मिटी, एक एकरूपता लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मुख्य को फॉलो किया जाना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव यह था कि इन सभी अकाउंटेंट्स के बीच में जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उन सभी में एकरूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी होनी ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट यहां पर आता है to provide information to the users about policy adopted in the preparation of financial statements। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन हैं। तो उन सभी यूजर्स को अकाउंट की पॉलिसी, किस पॉलिसी के आधार पर अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, अकाउंट बनाया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, उन सभी पॉलिसी के बारे में डिटेल नॉलेज यूजर्स के पास होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इन जितने भी सभी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं उन सभी तक अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे। फिर तीसरा पॉइंट है टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था, ऑल ओवर द कंट्री बहुत सारे अकाउंटेंट हैं, उनकी अपनी अपनी अकाउंट मेंटेन करने की, बनाने की, प्रिपेयर करने की, प्रेजेंट करने की प्रैक्टिसेस हैं। तो इन सभी में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा आ सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इन डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इंश्योर करना कि कंसिस्टेंसी हो, एक रूपता हो, ईयर बाय ईयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि ईयर बाय ईयर अकाउंट बनाने की, प्रैक्टिस करने की पॉलिसी एक जैसी ही होनी चाहिए, उसमें ईयर बाय ईयर चेंजेस नहीं होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट रहे सभी के लिए। और तीसरा है कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस प्रकार से बनाई जाए ताकि उसको कंपेयर किया जा सके। फिर लास्ट पॉइंट है टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दीनेस और क्रेडिट एंड सेकंड क्रेडिटेबिलिटी, मतलब उसका क्रेडिटेबिलिटी मतलब उसको लोग विश्वास करें, उसके ऊपर लोग विश्वास करके उसके आधार पर कार्य कर सकें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ये भी आपका उद्देश्य है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। इसको बढ़ावा देने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर किया जाता है। जी, अब मैं आपके सामने बात करूंगा यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की यूटिलिटी, इट मींस बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स बताया था, मोर और लेस वही 5 ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फायदे के रूप में आपको बताए जाएंगे। पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है और प्रेजेंट किया गया है, उसकी रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इट मीन्स लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार पे बनाया गया है। सेकंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी आपका एक उद्देश्य में था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार पर बनाए जाते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये इंश्योर करता है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बढ़ती गई है, मतलब एकरूपता दिखाई गई है अकाउंट्स को बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते समय और प्रिपेयर करते समय। देन थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस यूजर्स ग्रुप। वेरियस यूजर्स ग्रुप, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उन सभी वेरियस इंटरेस्टेड यूजर्स ग्रुप में उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, उनको बिजनेस उनके क्या बेनिफिट्स होंगे, उनके ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट कराते हैं, उनको लेके कहीं कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कहीं कोई झगड़ा ना हो, कहीं कोई बाद में मतभेद ना हो। इन सब मतभेदों से बचाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की गई है तो डिफरेंट इंटरेस्टेड यूजर्स में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स significantly reduce the chance of manipulation and frauds। यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की गई हैं तो मैनिपुलेशंस और फ्रॉड के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। आपको इसका मतलब है आपके बिजनेस में लॉस होने के चांसेस या फ्रॉड और मैनिपुलेशंस, अकाउंट में गबन करने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं और अकाउंट में मिस्टेक्स नहीं की जा सकती, फ्रॉड्स नहीं किए जा सकते। लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। अब ऑडिटर्स कौन होते हैं? ऑडिटर्स आर द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हु ऑडिट वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऑडिटर्स को अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, अगर कोई ऑडिटर किसी फर्म का, कंपनी का अकाउंट ऑडिट करने जाता है या वेरीफाई करने जाता है तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि उसके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके नहीं बनाया जाता है तो अकाउंटेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाया गया है तो इससे एक ऑडिटर्स को हेल्प मिलती है और वो अपने आपके अकाउंट्स को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है और भी। और इसके अलावा वो आपके अकाउंट्स में अगर किसी प्रकार कोई मैनिपुलेशंस, कुछ वेरिएशंस या फ्रॉड होते हैं तो उनको चेक करके आपको बता सकता है। अब इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे तरफ चलता हूं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मैं आपके सामने अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं? पहला पॉइंट है रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स को रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं। जैसा मैंने आपको अपने कल के लेक्चर में बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी और कंपलसरी इन नेचर। तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं, तो यहाँ पर इनिशिएटिव्स को रिस्ट्रिक्ट करता है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ और एंड डिस्क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो और ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर न करे। सेकेंड पॉइंट है रिजिड इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे मैंने बताया था फ्लेक्सिबल होते हैं, एक्चुअल में ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये रिजिड होते हैं और ये एक अकाउंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम यूजिंग मोर सुटेबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अंडर अ सर्टेन प्रॉब्लम। अगर किसी सर्टेन प्रॉब्लम के आने पर, अगर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाने पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के में हम चेंजेस नहीं कर सकते, ये रिजिड होते हैं, इनमें हम बार बार बदलाव नहीं ला सकते। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था गैप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंतर्गत कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर आधारित होता है और किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को उसके बुक वैल्यू पर दिखाया जाता है
जो वैल्यू हमने उसको एक्वायर करने में एक्सपेंड की है, खर्चा की है, न कि उसके मार्केट वैल्यू पर। लेकिन इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS बताता है कि हम अपने सभी एसेट्स और लायबिलिटी को उनकी एक्चुअल वैल्यू पर दिखाएं, न कि उनकी बुक वैल्यू पर। तो यहाँ पर IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ मतभेद रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के जजमेंट में ऑब्स्ट्रक्ट रुकावट पैदा करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर्स एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी होते हैं और कभी-कभी ये ऑडिटर्स के जजमेंट में ऑब्स्ट्रक्ट पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, क्योंकि कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ एसेट्स जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं है या जो एब्सोल्यूट हो चुके हैं, उसके बाद भी अकाउंट की बुक में उसको प्रॉपर्ली दिखाया गया है। तो एक ऑडिटर, एक अकाउंटेंट वहां पर अपना सही जजमेंट नहीं दे सकता है। इसी के साथ मैं आज का अपना लेक्चर फिनिश करूंगा। जी धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होंगी। आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जी धन्यवाद।